आज मैं क्लास 10th के सब्जेक्ट हिस्ट्री का लेसन फर्स्ट जिसका नाम है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में कुछ बताऊंगा। महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैंने चर्चा करूंगा। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, वो सबसे पहले लेते हैं नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। ए फीलिंग ऑफ लव और प्राइड फॉर योर ओन नेशन स्टेट कंट्री, यानी कि हमारे देश के प्रति हमारे प्यार को राष्ट्रवाद कहते हैं। अब ये नेशन स्टेट क्या होता है? नेशन स्टेट इज द वन इन विच सिटीजन शेयर ए सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, कॉमनर इन हिस्ट्री, कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशन एक्सेट्रा। यानी कि यह वो है कि जहाँ पर किसी देश के नागरिक एक समान पहचान रखते हैं, जैसे इतिहास को लेकर, सभ्यता को लेकर और भाषा को लेकर वगैरह वगैरह। नेक्स्ट है फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद कब और कैसे स्टार्ट हुआ और पहले कहाँ से शुरुआत हुई। तो 1739 में फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी ये फ्रेंच रेवोल्यूशन मैंने आपको क्लास 9th में पढ़ाया था, यानी पहले यूरोप में फ्रांस से शुरुआत हुई राष्ट्रवाद की। और क्लास 9th में मैं आपको बताया था कि फ्रांस में रेवोल्यूशन क्यों हुआ था, मोनार्की रूल के ख़िलाफ़ डेमोक्रेसी सिस्टम आया फ्रांस में, इसलिए फ्रांस में रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, वो चाहते थे कि फ्रांस में जो राजा का शासन है, वो जो रूल है वो ख़त्म हो जाए और हम डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेकर आएँ, इसलिए लाने के लिए फ्रांस में रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। 1799 है 1799 फ्रांस में नेपोलियन ने अपनी राजनीति करना शुरू कर दी। उसने फ्रांस में पॉलिटिकल पावर सीज करना शुरू कर दिया। 1804 में फ्रांस ने नेपोलियन ने दोबारा सत्ता में आ गया। फ्रांस के अंदर नेपोलियन जो था वो दोबारा सत्ता में आ गया और डेमोक्रेसी ख़त्म कर दी। और नेपोलियन ने एक सिविल कोड, या फिर उसे नेपोलियनिक कोड भी कहा जाता है, वो जारी कर दिया। तो ऐसा नहीं था कि नेपोलियन पूरी तरह बुरा था, पर फ्रांस में वो कुछ अपना तरीका अपनाना चाहता था। तो सिविल कोड में नेपोलियन ने यह बात कही थी कि फ्रांस में टैक्स जो फालतू का है वह हटाया जाए, जैसे ट्रेड बैरियर्स हैं, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया, ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव किया, वहाँ पर इक्वलिटी बिफोर लॉ लाया गया। तो यह चीज़ तो अच्छी लाई नेपोलियन ने, परंतु बुराइयाँ भी थी नेपोलियन में, जैसे कि वो चाहता था कि फ्रांस का हर नागरिक उनकी आर्मी में भर्ती हो जाए, क्योंकि उसका थॉट था कि वह फ्रांस की प्रोविंसेस को बढ़ाया जाए, कि वो चाहता था कि उसकी जो भी सीमाएं हैं फ्रांस की वो और बढ़ाई जाए, बाउंड्रीज और बढ़ाई जाए। और उसने एक काम और किया, उसने किया कि सेंसरशिप लाया कि अगर उसके खिलाफ़ कोई आवाज़ उठाएगा तो वह उसका खात्मा कर देगा। यानी कोई नागरिक है या कोई भी ऐसा राजनीतिक दल है उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाता है तो उसका खात्मा वो कर देगा। तो यह चीज़ें नेपोलियन को बुरा बनाती थी। उसके बाद 1815 यानी 1815 में, जैसा कि आपको बताया था कि नेपोलियन का थॉट था, क्या था कि प्रोविंसेस को बढ़ाया जाए और वह यूरोपियन टेरिटरीज़ को कब्जा करता जा रहा था। इसी एक्सपेंशन की पॉलिसी की वजह से कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ ने पसंद नहीं किया, जो बढ़ाता आया था सीमाओं को, वो कुछ यूरोपियन कंट्रीज जो थी उनको पसंद नहीं आया और फिर लड़ाई
छिड़ गई, यानी कौन कौन सी कंट्रीज़ थी जिन्होंने नेपोलियन की लड़ाई हुई थी, वह थी प्राग, कैपिटल P, कैपिटल R, कैपिटल A और B, यानी ये 4 कंट्रीज़ थी। P माने प्रूशिया, R माने रशिया, A माने ऑस्ट्रिया और B माने ब्रिटेन। और इस लड़ाई को कहते हैं बैटल ऑफ वाटरलू। क्या कहते हैं? बैटल ऑफ वाटरलू। तो इस लड़ाई में नेपोलियन को हरा दिया, नेपोलियन हार गया और ट्रीटी साइन की इन कंट्रीज़ ने। इस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ वेना, जिसे ट्रीटी ऑफ वेना कहते हैं। इस ट्रीटी में यह था कि जो नेपोलियन ने सिविल कोड की चीज़ें लाई थी वो कैंसिल कर दी गई और फ्रांस में जो पहले सिस्टम चल रहा था वही चलेगा, यानी मोनार्की सिस्टम चलेगा। दोबारा से फ्रांस में मोनार्की सिस्टम आ गया, क्योंकि जो कंट्री थी उसमें राजा का शासन था। यानी जो पहले जो कंट्री बताई मैंने, प्राग जो थी, यानी पर्शिया, रशिया, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन, इन सबों में पहले से राजा का शासन चल रहा था। तो उन्होंने भी यही फोर्स किया, जीतने के बाद, उसको नेपोलियन के हराने के बाद यही फोर्स किया कि दोबारा से फ्रांस में जो हमारे यहाँ पर शासन चल रहा है वही शासन यहाँ पर चलेगा। और इसका यही हुआ कि उस फ्रांस में दोबारा से राजा का मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गई। अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक तो बात करते हैं नेशनलिज्म। नेशनलिज्म पहले से क्यों नहीं था, पहले क्यों नहीं आया? तो उसका रीज़न था डाइवर्सिटी। यानी टिल मिड 18th सेंचुरी देयर वॉज नो नेशन स्टेट, और उसका कारण था डाइवर्सिटी। किस चीज़ की डाइवर्सिटी थी? यानी विविधताएं थी, जैसे लैंग्वेज अलग, कल्चर और ट्रेडिशन अलग थी। तो इस टाइप के लोग पूरे यूरोप में फैले हुए थे, ऑलमोस्ट इन होल यूरोप, यानी ज़्यादातर पूरे यूरोप में फैले ही हुए थे। तो समझते हैं यूरोपियन सोसाइटीज़ को, यानी स्ट्रक्चर ऑफ यूरोपियन सोसाइटी, यानी कि वहाँ पर कौन कौन से टाइप के लोग रहते थे। दो पार्ट्स में लोगों को बांटे हुए थे। पहला था एरिस्टोक्रेसी और सेकंड था पीजेंट्री। एरिस्टोक्रेसी जो थे वो बहुत ही छोटा सा पॉपुलेशन था, उन लोगों का बहुत छोटा पॉपुलेशन था। एरिस्टोक्रेसी में सारे लोग जो थे वो अमीर थे, लैंडलॉर्ड्स थे, यानी हाई क्लास लैंडलॉर्ड्स थे, बहुत पैसा था उनके पास में, और पूरी अथॉरिटी और राइट्स इन्हीं के पास थे, एरिस्टोक्रेसी के लोगों के पास। पीजेंट्री में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन थी, जनसंख्या ज़्यादा थी। पीजेंटली यानी पीजेंट्स का मतलब जानते हो अब, यानी फार्मर, यानी लोअर क्लास के लोग थे जिनके पास ज़मीन नहीं थी, टेनेंट्स हैं दूसरों के, यहाँ पर काम करते थे और उनके पास कोई भी राइट नहीं था, अधिकार नहीं था, क्योंकि सारे राइट उनके पास थे एरिस्टोक्रेसी के लोगों के पास। तो ये दो बहुत ही इम्बैलेंस पार्ट थे। पर यहाँ चेंज कैसे आया? जो थर्ड सेक्शन था उसने, अब यह थर्ड सेक्शन आया कैसे? इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। थर्ड सेक्शन कैसे आया? इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। तो जब यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, यानी इंडस्ट्रीज़ आई, तो वर्कर्स जुड़ गए और लोग पढ़ने लगे, डॉक्टर्स बने, टीचर्स बने, और इसी तरह से यूरोप में थर्ड सेक्शन भी बन गया, जिसे न्यू मिडिल क्लास कहा गया। लगभग 19th सेंचुरी में यह सेक्शन बना था और न्यू मिडिल क्लास आने से नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ और इन्हीं लोगों ने लिबरल नेशनलिज्म का थॉट लोगों के दिमाग में डाला, क्योंकि थर्ड सेक्शन के लोग एजुकेटेड थे,
और यह लोग नहीं चाहते थे कि कोई डिफरेंस रहे सोसाइटी के अंदर। लिबरल नेशनलिज्म का मतलब है ऐसा नेशन जिसमें इंडिविजुअल फ्रीडम हो, इक्वलिटी बिफोर लॉ हो, गवर्नमेंट बाय कंसेंट हो, मतलब लोग अपनी इच्छा से अपनी गवर्नमेंट चुने, फ्रीडम मार्केट हो जहाँ पर आसानी से व्यापार किया जा सके। तो यह थर्ड सेक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? इंडस्ट्रियलाइजेशन से। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कंजर्वेटिज्म का मतलब है वह लोग यह चाहते थे कि यूरोप में मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती रहे, और रिवॉल्यूशनरीज वे लोग थे जो यह चाहते थे मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ख़त्म करना चाहते थे। और रिवॉल्यूशनरी ने अपना सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि एरिस्टोक्रेसीज ने के लोग नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो, इसलिए थर्ड सेक्शन के लोगों ने अपनी सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाना चालू किया, यानी छुप कर, और नेशनलिज्म के थॉट को आगे बढ़ाया। और यह सब 1815 से स्टार्ट हो चुका था, 1815 से स्टार्ट हो चुका था। अगला टॉपिक है एज ऑफ रिवॉल्यूशन। 1830 से लेकर 1848 की एज ऑफ रेवोल्यूशन से ज़्यादा जाना जाता है, क्योंकि उस समय पर क्रॉप्स भी अच्छी तरह नहीं हुए थे यूरोप में, और मशीनरीज आने से लोग बेरोज़गार हो गए। क्योंकि मशीन आने से क्या हुआ, जो लोग काम कर रहे थे, और मशीन आने से क्या हुआ, उनका धीरे धीरे वहाँ से उनके जॉब हटने लग गई, तो वो क्या हुआ, बेरोज़गार हो गए। और न्यू मिडिल क्लास और पीजेंट्री को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बहुत पॉवर्टी हो गई यूरोप में, यानी बहुत गरीबी हो गई। तो लोगों ने गुस्से में जो 1830 में बर्बन किंग को उखाड़ कर फेंक दिया, मतलब राजा का शासन का विरोध करके भगा दिया, राजा को शासन का विरोध करके भगा दिया। उसके बेल्जियम नीदरलैंड से अलग हो गया। उसके बाद जो बेल्जियम था वो नीदरलैंड से अलग हो गया। और फिर ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुआ 1821 में, और 1832 में फाइनली इंडिपेंडेंस हासिल की। रोमांटिज्म क्या होता है, सुनो। रोमांटिज्म में फिलोसफर ने देश को प्यार वाला थॉट दिया है, जिससे देश को बनाया जाए, जैसे नेशनल सॉन्ग बनाया था, कल्चरल इवेंट करें, और उनका मानना था कि इस थॉट से हम नेशनलिज्म को स्प्रेड कर पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। मतलब कि जर्मनी उस टाइम पर वेल डिफाइंड जगह नहीं थी, पूरा स्कैटर्ड था। तो सब यूनिफिकेशन हुआ और जर्मनी एक प्रोविंस बना, या जर्मनी एक नेशन बना। और वह पीरियड 1871 में हुआ था। और 10 साल पहले यानी 1861 में इटली का भी इसी तरीके से यूनिफिकेशन हुआ, और वह भी एक नेशन बना था। अगला टॉपिक है विजुअलाइजेशन द नेशन। विजुअलाइजिंग द नेशन मतलब यहाँ पर यह सोचा गया कि क्यों ना हम अपने देश को पर्सोनिफाई करें। पर्सोनिफाई क्या होता है, एग्जांपल देता हूँ बेटा। जैसे हम अपने भारत देश को भारत माता कहते हैं, यानी देश को हम अपने हमने माँ बना दिया है। उससे लोगों के अंदर एक प्यार वाला फीलिंग आ जाता है, और देश के लिए डिवोशन आ जाता है। और वही थॉट यूरोप में शुरू हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। नेशनलिज्म बताया मैंने आपको पहले पीछे, राष्ट्रवाद। इम्पीरियलिज्म समझो। इम्पीरियलिज्म का मतलब है कि अपने नेशन की बाउंड्रीज को बढ़ाना, यानी
दूसरे देश की बाउंड्रीज को अपने देश के अंदर लेना या कब्जा करना। तो कंट्रीज चाहती थी हमारे नेशन का दायरा बढ़े, तो उसके लिए लड़ाइयाँ चालू हो गई। यूरोप में जो कंट्रीज जो सबसे टेंशन का कारण बना, जो कंट्री सबसे टेंशन कारण बना वो था बल्कान्स, जो एक जगह थी। तो बल्कान्स जो प्रोविंस था वहाँ पहले से ही डाइवर्सिटी थी, लैंग्वेज में और भी काफ़ी चीज़ों में, और इसी वजह से यूरोप के कंट्रीज़ उसको लेकर लड़ने लगे और इसी की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। पहला विश्व युद्ध इसी की वजह से हुआ था। तो टॉपिक्स तो ख़त्म हो गए। अब कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। 1-2 मार्क्स में क्वेश्चन आंसर्स भी आते हैं, तो वो आपको मैं बताना चाहूँगा। फर्स्ट है एब्सोल्यूटिस्ट, ए गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल विदाउट रेस्ट्रेंट्स ऑन द पावर एक्सरसाइज। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल दूंगा कि मान लो अगर कहीं पर मोनार्की सिस्टम है, यानी राजा का जो शासन है, राजा ही कहेगा, वही बात मानी जाती है, तो वो राजा अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है उससे कहने वाला कोई भी नहीं है। मतलब उसके आदेशों का सब पालन करेंगे, तो उसे कहते हैं एब्सोल्यूटिस्ट। नेक्स्ट है यूटोपियन, एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी विच प्रिंसिपली डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब ऐसा गवर्नेंस जहाँ पर गवर्नमेंट की ज़रूरत ही ना पड़े, जो अपने आप सेल्फ तरीके से बेहतरीन वे से चलता है। मतलब कि ऐसी कोई जगह जहाँ पर गवर्नमेंट की ज़रूरत ही ना पड़े, लोग अपने आप ही समझदारी से काम कर लें। तो बड़े थियोरेटिकल तो सही है, प्रैक्टिकली ये चीज़ नहीं होती है। पहले ज़माने में थी, राम राज्य था, वो था, उस समय था, पर ये अब प्रैक्टिकल नहीं है। थर्ड पॉइंट है सफरेज, द राइट टू वोट, मतलब वोट देने का अधिकार है, उसे सफरेज कहा जाता है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है फेमिनिस्ट, अवेयरनेस ऑफ वुमेन्स राइट्स एंड इंटरेस्ट बेस्ड ऑन द बिलीफ ऑफ सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी ऑफ जेंडर। मतलब है कि ऐसा थॉट जहाँ पर यह सोचा जाता है कि फीमेल्स को भी पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली बराबर का हक होना चाहिए, जेंडर में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। लास्ट पॉइंट है एलिगोरी, एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया और थॉट थ्रू ए पर्सन और ए थिंग। मतलब कि थॉट्स को पर्सोनिफाई करना, उसे एलिगोरी कहते हैं। किसी चीज़ को किसी के लिए सिंबलाइज करना। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो भी मैंने मुख्य बिंदु बताए हैं चैप्टर फर्स्ट में इतिहास के अंदर, वो समझ में आ गए होंगे। जो भी आपको पॉइंट समझ में नहीं आए हैं, सारे चैप्टर को रीडिंग करना सारे बच्चे, और जो भी पॉइंट समझ में नहीं आए हैं वो आप मुझे कमेंट में लिख कर भेज सकते हैं, मैं उनका ज़रूर उत्तर दूंगा। जब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।